बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं मिस सुमैरा यूनुस और मैं पढ़ाऊँगी आपको हिस्ट्री। आज हमारा हिस्ट्री में लेक्चर नंबर 13 है और हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2। ठीक है, आर्यन इरा हमने स्टार्ट किया था, उसके बाद हमने उसकी सिविलाइजेशन के बारे में, उसके बाद हमने कुछ रिलीजन्स के बारे में डिस्कस किया था। मोस्ट प्रोमिनेंट रिलीजन जो कि इंडिया के थे इस्लाम से पहले, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, उसके अलावा फिर हम लोगों ने जो हिंदुइज़म, बुद्धिज़्म, इसमें आपको पता है कि जैसे कि हमने मौर्य एम्पायर जो कि इस लेक्चर से पहले पढ़ा था, जो कि ग्रेटेस्ट एम्पायर था इंडिया का, उसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में चीज़ें डिस्कस की थी। उसके में इम्पॉर्टेंट जो रूलर थे उनके बारे में, उनकी बायोग्राफीज़ के बारे में, उन्होंने क्या आर्ट एंड आर्किटेक्चर में क्या डेवलपमेंट की। ठीक है, उसके अलावा कैसे वो लोगों को जस्टिस दिया, कैसे उन्होंने अमन का पैगाम जो है तमाम जगहों पे फैलाया। ये तमाम चीज़ें जो हैं मौर्य एम्पायर में हमने पढ़ी। आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो हम डिस्कस करने लगे हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुप्ता रीन। ठीक है, गुप्ता इरा के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अब एक बात जो है वहाँ आपके लिए कंफ्यूजिंग बात है, जहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मिस इधर चंद्रगुप्त लिखा है, इधर चंद्रगुप्त 1 क्यों लिखा हुआ है, इधर चंद्रगुप्त 2 क्यों लिखा हुआ है। अक्सर क्लास में हमें ये क्वेश्चन फेस करने पड़े हैं, हिस्ट्री के टीचर को फेस करने पड़ते हैं। तो अब एक बात आप लोग ज़रा कान खोल के सुन लें, तमाम बच्चे जो हैं मुझे सुन रहे हैं तो वो इस बात को सुने कि जो फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर था वो भी चंद्रगुप्त मौर्य है, और द फाउंडर ऑफ जो गुप्त एम्पायर है, मौर्य एम्पायर के फाउंडर का नाम भी चंद्रगुप्त मौर्य है, और जो हमारा गुप्त एम्पायर है उसके फाउंडर का नाम भी चंद्रगुप्त है। ठीक है, दोनों का सेम नाम है, लेकिन हम रिजेंबल्स ये हो जाएगा आपको कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य आएगा, और दूसरा जो चंद्रगुप्त है उसके साथ चंद्रगुप्त 1 आएगा, और चंद्रगुप्त के जो पोता था उसका नाम भी चंद्रगुप्ता ही नाम था। तो जो कि इसका समुद्रगुप्ता का बेटा था, तो समुद्रगुप्त के जो बेटे चंद्रगुप्त था उसको चंद्रगुप्त 2 लिखेंगे। अच्छा, इसके जो गुप्त एम्पायर का जो फाउंडर, बेसिकली एम्पायर का जो, वैसे तो जो गुप्त फैमिली है उसका जो फाउंडर था वो तो सूर्यगुप्ता था। ठीक है, लेकिन इस एम्पायर का फाउंडर कौन था, इस एम्पायर के फाउंडेशन, वो तो एक छोटी सी स्टेट का वो था, उसको एम्पायर नहीं कह सकते। वो एक बस छोटा सा एक कबीला था जिसका राजा था। गुप्ता एक छोटा सा मतलब कबीला था जिसका वो राजा था, जिसको सूर्यगुप्ता कहते हैं, जो कि चंद्रगुप्ता का दादा था। ठीक है, इसके बाद जो है चंद्रगुप्ता, जिसने बेसिकली जो कि ग्रेटेस्ट गुप्ता में इंक्लूड होता है, ग्रेटेस्ट गुप्ता एम्पायर में फाउंडर कहलाता है, जिसने बेसिकली गुप्ता एम्पायर की फाउंडेशन रखी, उसका नाम है चंद्रगुप्ता 1, इधर हम लिखेंगे। तो इस तरह से आप लोगों को इनमें जो है वो डिस्टिंग्विश कर लोगे कि दूसरा जो है उसके चंद्रगुप्त मौर्य आएगा, जो ये वाला है इसके साथ आएगा चंद्रगुप्ता 1, और इसके पोता जो है वो चंद्रगुप्ता 2 होगा। तो आई होप कि आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि मौर्य एम्पायर और गुप्ता एम्पायर के फाउंडर एक जैसे हैं, तो इसको याद करने में आपके लिए जो है वो मसला हो जाता है, आपको कंफ्यूज हो जाते हो। तो ये कन्फ्यूजन ज़रा मैं दूर कर दूँ। अच्छा, हमने मौर्य एम्पायर बेटा पढ़ी। आज हम सब कॉन्टिनेंट की एक और बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है एम्पायर को पढ़ने जा रहे हैं, और विच इज़ कॉल्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गुप्ता एम्पायर, जो कि गुप्ता एम्पायर कहलाती है, और जो स्टार्ट हुई है 320 AD में। अब मौर्य एम्पायर और गुप्ता एम्पायर में डिफरेंस ये है कि जो आपकी मौर्य एम्पायर थी बेटा वो आपकी 321 BC से स्टार्ट हुई, और ये कोई मौर्य एम्पायर के 400-450 BC 400-450 साल बाद ये एम्पायर जो है वो आई है, जो कि अब AD में आ गई है। 320 AD जो है अब जो है वो उसमें हुई। BC AD का डिफरेंस आपको बताया हुआ है, BC बिफोर द डेथ ऑफ क्राइस्ट एंड आफ्टर द डेथ ऑफ ये उसमें AD है।
तो ये हमने BC और AD जो है वो आप लोगों को पहले ही इसके डिफरेंस बताया हुआ है कि BC क्या स्टैंड फॉर और AD स्टैंड फॉर। तो अब आपका BC खत्म हो गया है, आपका AD स्टार्ट हो गया है और आपकी गुप्ता एम्पायर जो है वो AD के इरा में है, जबकि आपकी जो मौर्य एम्पायर थी वो BC में थी। तो अब मौर्य एम्पायर, गुप्ता एम्पायर जो है वो इतनी वास्ट, इतनी उसकी एक्सपेंशन जो थी, उसकी जो सल्तनत थी वो उतनी वास्ट तो नहीं थी जितनी कि मौर्य एम्पायर की थी, लेकिन ये भी काफ़ी वास्ट थी और इसका काफ़ी ज़्यादा, जैसे मौर्य एम्पायर की इम्पोर्टेंस है तो इसकी जो इम्पोर्टेंस मौर्य एम्पायर और गुप्ता एम्पायर में डिफरेंस ये है कि मौर्य एम्पायर की सल्तनत में एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा थी, वो वसी बहुत ज़्यादा थी, जबकि गुप्ता एम्पायर जो है ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर और लिटरेचर में इन्होंने अपना बड़ा नाम बनाया है। तो इनमें ये है, उन्होंने आर्ट एंड आर्किटेक्चर में इतना फोकस नहीं किया उन्होंने, लेकिन इन्होंने आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर में मौर्य जो गुप्ता एम्पायर है उन्होंने बहुत किया। हम लोग इधर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, जो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन थी और मौर्य एम्पायर एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसमें मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो सेम ही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इनकी एक जैसी थी, जबकि इनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर जो था वो मौर्य एम्पायर से बहुत ज़्यादा बेहतर था। सल्तनत की जो एक्सपेंशन है वो एज़ कम्पेयर टू मौर्य एम्पायर कम है, लेकिन इनका आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर जो है वो एज़ कम्पेयर टू मौर्य एम्पायर जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट की। अच्छा ठीक है, अब हम जो है गुप्ता एम्पायर के रूलर की तरफ आ जाते हैं। गुप्ता एम्पायर के सबसे इम्पॉर्टेंट जो, अच्छा एक और, अब रिलीजन की पहले बात करूँ। अच्छा, जो आपका मौर्य एम्पायर था, मौर्य एम्पायर ने किसको प्रमोट किया? बुद्धिज़्म को प्रमोट किया। मौर्य एम्पायर ने किसको प्रमोट किया? बुद्धिज़्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इंडिया से बाहर भी बहुत सारे ममालिक में अपने डेलीगेशन बनाए, भेजे और जो बुद्धिज़्म है उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया और उसको बहुत ज़्यादा ममालिक में जो है वो बाकायदा बुद्धिज़्म की तबलीग शुरू हो गई और बहुत सारे लोग बुद्धिज़्म को अडॉप्ट करना शुरू हो गए, जबकि हिंदुइज़्म उस टाइम पे उसका जो है, हिंदुइज़्म जो है वो लोग छोड़ते जा रहे थे। अब ये मौर्य एम्पायर में हुआ। अब गुप्ता एम्पायर ने क्या किया कि गुप्ता एम्पायर ने एक दफ़ा फिर आके बुद्धिज़्म को जो है वो बुद्धिज़्म लोगों को हिंदुइज़्म की तरफ लाना शुरू कर दिया और हिंदुइज़्म का रिवाइवल एक दफ़ा फिर शुरू हो गया और गुप्ता एम्पायर ने हिंदुइज़्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया और एक दफ़ा फिर हिंदुइज़्म को बहुत ज़्यादा अरूज मिल गया। ठीक है, अच्छा, मौर्य एम्पायर में बुद्धिज़्म को और गुप्ता एम्पायर में हिंदुइज़्म को, ये चीज़ें आप लोगों ने जो है मेन चीज़ें, जो मेन डिफरेंस हैं वो मैंने आपको बताए हैं। ये आप लोगों ने इन दो का थोड़ा कंपैरिजन है जो आप लोगों ने याद रखना है। अब थोड़ा हम बुक की तरफ जाते हैं, फिर साथ साथ इसको रीड करते हैं कि क्या है कि इसका जो फाउंडर था बेसिकली चंद्रगुप्ता वन इज़ द ग्रेटेस्ट गुप्ता एंड ही वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर। ठीक है, ये गुप्ता एम्पायर का जो है वो फाउंडर था। इसने क्या किया कि चंद्रगुप्त फर्स्ट लेड द फाउंडेशन ऑफ गुप्ता एम्पायर इन 320 AD। कब उसने इसकी फाउंडेशन रखी? 320 AD में। आपको मैंने ये बात बताई थी कि जब मौर्य एम्पायर जो है उसका डिक्लाइन हुआ था तो इंडिया दोबारा से बहुत सारी स्टेट्स में जो है वो डिवाइड हो गया, लेकिन मौर्य एम्पायर के बाद कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं आया कि जो इस एम्पायर को दोबारा से यूनाइटेड कर देता। अभी तक हमारी जो मौर्य एम्पायर है, जो हमारी इंडियन एम्पायर थी, वो डिफरेंट हिस्सों में जो है वो बटी हुई थी। अब गुप्ता एम्पायर आए और उन्होंने दोबारा से इंडिया को यूनाइटेड करने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। तो इंडिया गॉट रीयूनाइटेड इन द पीरियड ऑफ हिंदुइज्म फ्लोरिश्ड। अब गुप्ता एम्पायर में इंडिया दोबारा से यूनाइटेड हो गया और जो हिंदुइज्म है उसको तरवीज मिली। ही स्टार्टेड मेकिंग हिज एम्पायर वास्ट, सम एरिया ऑफ तिब्बत वर इंक्लूडेड इन हिज एम्पायर, इट स्प्रेड बियॉन्ड द गंगाज एंड जमुनाज। ही डाइड इन 335 AD। अच्छा, अब ये 335 AD में जो है इसकी डेथ हो गई। अब इसका बेटा समुद्रा गुप्ता आया। अब समुद्रा गुप्ता जो है
वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर। समुद्रगुप्ता जो है उसके टाइम पे तो बहुत सारे रूलर्स ने उसको मतलब आप रूल उन्होंने छोड़ दिया और उसकी एम्पायर को जो है एक्सेप्ट किया। अब ये बात नहीं है कि समुद्रगुप्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, उसने उसने दूसरे रूलर्स के साथ बैटल्स करके जंगें करके इस तरह से जो है अपनी सल्तनत को बहुत ज़्यादा वास्ट किया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। समुद्रगुप्ता जो था वो बेसिकली बहुत नोबल पर्सन था, बहुत काइंड पर्सन था, बहुत अच्छा इंसान था। उसको लोगों के साथ डील करने का तरीका था, ठीक है। उसने इस तरह से बहुत सारे रूलर्स से बात करके अपने जो सल्तनत है उन रूलर्स को क्या किया, उन रूलर्स को अपना मतलब सब ऑर्डिनेट वो उसके अंडर काम करना शुरू हो गए। उनके साथ उसने जो है एक पॉलिसीज़ बनाई और उनको अपने रूलर, वो उस स्टेट का रूलर ही रहने दिया, लेकिन स्टेट के जो सेंट्रल पोजीशन जो है वो उसने खुद हासिल की और बाकी जो है उनको उन्हीं की पोजीशन पे रहने दिया। इस तरह से उसने काफ़ी ज़्यादा इस तरह करके उसने अपनी जो एम्पायर थी उसको काफ़ी ज़्यादा वास्ट कर लिया। अच्छा, आफ्टर द डेथ ऑफ चंद्रगुप्ता वन, अब चंद्रगुप्ता वन के बाद उसका बेटा समुद्रगुप्ता केम इनटू पावर। उसका बेटा समुद्रगुप्ता जो है ही वाज अ ग्रेट कॉन्करर, वो उसने बहुत सारी जगह जो है फतह की। ही वाज अ इंटेलिजेंट पर्सन। When he came to power, the circumstances were very unfavorable। ये बात तो है कि जब भी मैंने ये पहले भी आपको बताया था कि जब भी कोई रूलर अगर मतलब वो उसकी डेथ हो जाती थी या वो उस स्टेट को छोड़ के वापस चला जाता था, तो उसके बाद जो वो जगह होती थी वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती थी, रेबिलियस एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती थी। तो ऐसा ही हुआ था कि जब चंद्रगुप्ता वन जो है, जो कि गुप्त एम्पायर का फाउंडर था, उसकी जब डेथ हुई तो उसके बाद एक दफ़ा फिर पूरे इंडिया से जो है वो रेबिलियस एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। लोग जो हैं वो हर कोई चाह रहा था कि वो अब रूल हासिल कर ले। तो उस दौरान समुद्रगुप्ता ने बड़ी इंटेलिजेंट वे से काम लेते हुए उसने अपने जो है सल्तनत को ना सिर्फ बचाया बल्कि उसको काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी किया और उसको काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी किया, ठीक है। स्मार्ट स्टेट हैड बीन एस्टैब्लिश्ड। He did many reform for the welfare of the people and state। उसने लोगों की वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स की। उसके बाद आर्ट, नॉलेज, लिटरेचर एंड कल्चर फ्लोरिश इन हिज रीन। उसके टाइम पीरियड में आर्ट, नॉलेज, लिटरेचर इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जो है काम, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया इसने। ही गॉट फेम एज अ पोइट एंड म्यूजिशियन आल्सो। अच्छा, उसको शायरी और म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट था। जो आपका समुद्रगुप्ता है उसमें खुद बहुत ज़्यादा शौकीन था, इस वजह से इसने इन दोनों शोबों पे जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की की। म्यूज़िक उसके टाइम पीरियड पे बहुत ज़्यादा प्रमोट हुआ। पोइट्री, वो खुद भी पोइट था, म्यूजिशियन भी था वो, बल्कि कुछ म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट उसको चलाने आते थे। तो इस तरह के उसके बड़े वो थे। फार्मर यूज टू पे 1 पार्ट ऑफ देयर इनकम टू गवर्नमेंट। अब जो फार्मर थे उनका जो भी उनकी एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन होती थी उस प्रोडक्शन में से एक पार्ट जो है वो किसको देते होते थे, गवर्नमेंट को देते होते थे। पीपल वर फ्री, लोगों को आज़ाद, तमाम लोग उसके टाइम पीरियड पे आज़ाद थे। आर्ट ऑफ इंग्रेविंग एंड पेंटिंग वाज एट इट्स पीक। जो बड़ी बड़ी माउंटेन्स थी, ऊंची ऊंची जगह थी, उन पे खूबसूरत किस्म की आर्ट एंड आर्किटेक्चर का वर्क हुआ था, ठीक है। ब्यूटीफुल गार्डन, पब्लिक बाथ एंड पॉन्ड्स। अच्छा, उसके टाइम पीरियड पे बड़े बागात बनाए गए। जो ये पब्लिक बाथ हैं वो बहुत ज़्यादा बनाए गए, तालाब वगैरह बनाए गए, ठीक है। इन्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑल ओवर, पूरे के पूरे मुल्क में जो है वो मुसाफिर खाने बनाए गए ताकि लोग, मुसाफिरों को अगर वेट करना पड़ रहा है तो उन्हें मसले मसाइल जो हैं वो फेस ना करने पड़े। समुद्रगुप्ता कॉन्क्वेर्ड अ वास्ट एरिया एंड बिकम द ऑनर ऑफ अ वेरी वास्ट एम्पायर। ही रूल फॉर 40 ईयर। उसने तकरीबन 40 साल तक जो है वो रूल किया। अच्छा, समुद्रगुप्ता
के बाद उसका बेटा चंद्रगुप्ता टू, जो कि इसको चंद्रगुप्ता इसलिए टू इसलिए कहा जाता है कि चंद्रगुप्ता वन जो था वो इसका दादा था, तो कि कंफ्यूज ना हो रीडर, इसलिए उनकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उसके पोते को चंद्रगुप्ता टू लिखा जाता है और जो दादा है उसके लिए चंद्रगुप्ता वन का जो नाम है वो यूज़ किया जाता है। आफ्टर द डेथ ऑफ समुद्रगुप्ता इज सन चंद्रगुप्ता केम इनटू पावर। अच्छा, समुद्रगुप्ता की डेथ के बाद उसका बेटा जो है चंद्रगुप्ता वो पावर में आया। वो विक्रमाजीत के नाम से जाना जाता था कि विक्रमाजीत मीन के सूरज की रोशनी से बना हुआ, ठीक है। ई डिफीटेड द राजाज ऑफ बंगाल एंड कंकेर्ड। अच्छा, समुद्रगुप्ता ने, इसकी बड़ी जाहिर सी बात है, बाप जो था वो इतना स्ट्रॉन्ग रूलर था, इतना इंटेलिजेंट रूलर था, उसने इतना कॉन्करर था, तो उसने अपने बेटे की ट्रेनिंग उसी तरह से की हुई थी। उसने अपने बेटे की शुरू से ही ट्रेनिंग उसको जो है जो ये जंगी स्किल्स हैं ये तमाम उसको सिखाई। उसके अलावा इसके आर्ट पे, आर्किटेक्चर पे, एजुकेशन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया। इसलिए चंद्रगुप्ता जो था उसने राजा बंगाल, कॉन्कर्ड मालवा, गुजरात एंड उसने अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए बहुत सारी जगहों को फतह किया। इन दिस वे, इस तरह से गुप्ता एम्पायर बिकम वेरी फास्ट। अब गुप्ता एम्पायर की सल्तनत जो है वो बहुत ज़्यादा वसी हो चुकी थी। वेरी स्ट्रिक्ट लॉज वर मेड बाय स्ट्रेंथन द गवर्नमेंट ने बड़े स्ट्रिक्ट किस्म के जो हैं वो लॉज बनाए हुए थे अपनी एम्पायर को। जो समुद्रगुप्ता था उसने तो प्यार मोहब्बत से जो है अपने एम्पायर को मजबूत किया और अपने इंटेलिजेंसी को यूज़ करते हुए लोगों को अपने साथ लगाया था। लेकिन उसके बाद चंद्रगुप्ता को लोगों के लिए स्ट्रिक्ट रूल करना पड़े ताकि उसकी जो एम्पायर जो है वो मजबूत हो सके। आर्ट फ्लोरिश ड्यूरिंग हिज टाइम, ही रूल फॉर 38 ईयर्स। अच्छा, इसके बाद समुद्रगुप्ता ने 40 ईयर्स किया जबकि इसने 38 ईयर्स जो है वो गवर्नमेंट की। आगे रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म इन द गुप्ता एम्पायर। अब गुप्ता एम्पायर में मैंने आपको बताया था जैसे कि आपका मौर्य एम्पायर जो था, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बोला था कि रिवाइवल की कौन सा मज़हब बहुत ज़्यादा प्रमोट हुआ था, बुद्धिज़्म। और अब दोबारा हिंदुइज़्म जाहिर सी बात है डिक्लाइन की तरफ चला गया था। तो अब जो है वो हिंदुइज़्म जो है गुप्ता एम्पायर में एक दफ़ा फिर उसका रिवाइवल हुआ। रिवाइवल के दोबारा से उसको एक अरूज मिला, ठीक है। द गुप्ता एज एक्चुअली इज द एज ऑफ रिवाइवल ऑफ हिंदुइज़्म। हिंदुइज़्म रीच इट्स पीक, मैनी टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड, संस्कृत वाज प्रोमोटेड, mathematics and music got a fame. Hindus religious leaders started their effort to make their religion attractive. Sanskrit progressed in this era. The Hinduism of the present age for the most part is in the same form and shape. हिंदुइज़्म जो कि आजकल आपको नज़र आ रही है इंडिया में, भारत में, ठीक है, वो सेम उसी टाइम पीरियड की जैसे गुप्ता एम्पायर से मिलती जुलती एम्पायर है, बल्कि मोस्टली वैसी ही है। The last ruler of Gupta family, the son of Chandragupta II and Kumar Gupta, who ruled for 42 years. चंद्रगुप्ता टू का बेटा कुमार गुप्ता, उसने 42 ईयर्स किया और 453 AD। अब चंद्रगुप्ता, ये जो कुमार गुप्ता, इसने क्या किया था कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि टेक्सला में है, बेसिकली उसकी फाउंडेशन जो है वो किसने रखी थी? वो कुमार गुप्ता ने ही रखी थी, ठीक है। जहाँ पे लोग दूर दूर से आके एजुकेशन हासिल करते थे, ठीक है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि टेक्सला में पाकिस्तान में मौजूद थी उस टाइम, इसका बेसिकली इसने रखी थी। द रूल ऑफ राजा हरीश इन द यूनियन ऑफ इंडिया। अब इस तरह से द हन नेशन जो है बार बार जो है गुप्ता फैमिली पे अटैक कर रही थी और हन नेशन ने फाइनली क्या किया कि गुप्ता फैमिली को जो है वो शिकस्त किया, उनकी एम्पायर को वीक किया। उसके बाद जो है गुप्ता फैमिली जो है वो ख़त्म हो गई। अच्छा, रूल ऑफ राजा हरीश इन द यूनियन ऑफ इंडिया। अब राजा हर्ष और हारिश भी बोला जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। 606 AD टू 647 AD जो है। आफ्टर द फॉल ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, जब गुप्ता डायनेस्टी खत्म हो गई, द यूनियन ऑफ इंडियन स्टेट गॉट डिस्पर्ड। अब जो इंडिया को उन्होंने इकट्ठा किया था वो एकदम खत्म हो गया। मेजर पार्ट ऑफ द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल स्टेट। द राजा ऑफ तनिहर called Raja Harish Verdun recognized the northern India. Harish came to power in 606 AD. At that time there was no peace and stability in India.
He recognized the political framework and established a united and strong government. He had a strong and powerful army. उसके बाद काफ़ी strong army थी. Harish attacked southern Punjab, Kannauj, Bengal, Orissa and Deccan and annexed these territories to his empire. अब उसने इन तमाम जगहों पे वो अटैक किया और उनको अपने कब्जे में ले गया. Political stability and peace were again established in the subcontinent. अब दोबारा से अमन जो है वो सब कॉन्टिनेंट में आ गया. He was an intelligent leader. He was general. He was also a great administrator. He worked for the welfare of his people day and night. वो लोगों की welfare के लिए दिन रात काम करता था. He divided his empire into अब उसने जो उसकी empire थी उसको different provinces में divide कर दिया. He established a central secretariat. He received taxes in the form of money and grain. वो लोगों से जो है वो टैक्स लेता था पैसों की सूरत में और अनाज की सूरत में. पीपल लिव्ड अ प्रॉस्पेरियस लाइफ. लोग बहुत ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी गुजारना शुरू हो गए. क्राइम रेशो अब जो है क्राइम रेशो जो कि एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी वो काफ़ी कम हो गई. जो बादशाह का एटीट्यूड लोगों के साथ था वो बहुत अच्छा था. और उसके अलावा ये हिमसेल्फ वो भी पोइट भी था, ड्रामेटिस्ट भी था और ऑथर भी था. उसके अलावा ये इस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. उसने बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अपने मुल्क में बनाए. राजा हरीश की बात हो रही है जो कि राजा हर्ष आपके बुक में लिखा हुआ है. ठीक है. इंडिपेंडेंट स्टेट इसकी कौन सी हैं? उसने कन्नौज, द रूलर ऑफ कन्नौज व राजा बोस द स्टेट एक्सपेंड फ्रॉम गुजरात इन बंगाल. कन्नौज को उसने फतह किया. उसके बाद दिल्ली को फतह किया. उसके बाद तमिल को फतह किया. उसके बाद बंगाल एंड बिहार को फतह किया. उसके बाद साउथ इंडिया को फतह किया. तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2. चैप्टर नंबर 2 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमने पढ़ा है वो गुप्ता एम्पायर के बारे में पढ़ा है, गुप्ता एम्पायर के बारे में. तो गुप्ता एम्पायर से रिलेटेड आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 है. ये आपका डायरी वर्क है. डायरी वर्क इधर मैं लिख देती हूँ. डायरी वर्क लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 ये आपने लिख के याद करना है. चैप्टर नंबर 2 राइट प्लस लर्न. राइट प्लस लर्न का मतलब है कि आपने लिख के इसको याद करना है. चैप्टर नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है. इस तरह से यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 2 ख़त्म हो जाता है. दोबारा से मैं ये बता दूँ, हमने आज के लेक्चर में गुप्ता एम्पायर में पढ़ा, गुप्ता एम्पायर के एम रूलर के बारे में पढ़ा. पहले तो मैंने आपको ये बताया कि गुप्ता एम्पायर जो है उसका ओरिजिन कैसा था. ठीक है. उसके बाद कौन से रूलर आए जिन्होंने, चंद्रगुप्ता 1, उसका बेटा समुद्रगुप्ता, उसका बेटा जो है वो चंद्रगुप्ता 2 और उसका बेटा जो है कुमार गुप्ता. इन 4 मेन रूलर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे हुकूमत की है. ठीक है. इसके अलावा मैंने आपको रिलीजन बताया कि कौन से रिलीजन का रिवाइवल हुआ है गुप्ता एम्पायर में. हिंदुइज्म का बेसिकली रिवाइवल हुआ. उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर में किस तरह से उन्होंने काम किया, कैसे मुसाफिर खाने उन्होंने बनाए, किस तरह से उन्होंने गार्डन्स बनाए, किस तरह से उन्होंने जो है वो ये तमाम डेवलपमेंट्स जो हैं वो उन्होंने की. इसके बारे में हमने पढ़ा. उसके बाद लास्ट हमारा था राजा हरीश के बारे में कि जब गुप्ता एम्पायर के बाद डायनेस्टी सब कॉन्टिनेंट की जो डायनेस्टी है वो डिफरेंट हिस्सों में तकसीम हो गई और जो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गई. तो राजा हरीश ने किस तरह से इन तमाम जो सब कॉन्टिनेंट है उसको यूनाइटेड किया, किस तरह से अमन इसमें कायम किया, वो कितना लायक इंसान था, वो तमाम चीज़ें, उसकी एजुकेशन, वो ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की. तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2. चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन आपको हो तो आप थ्रू कमेंट मेरे से पूछ सकते हैं. मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगी आपको आपके सवाल का जवाब एज सुन एज पॉसिबल देने का. चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 3 में मुस्लिम इन साउथ एशिया पार्ट 1 जो है उसको हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है. आपको पता है इससे पहले हम हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म चैप्टर नंबर 2 जो था उसमें ये चीज़ें हम लोग डिस्कस करते रहे हैं. अब जो हमारे आगे वाला जो टाइम पीरियड है, अब जो हम मुस्लिम रूलर्स जो हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से बाकायदा तौर पर, वैसे तो 633 हिजरी से जो है वो इस्लाम यहाँ पे आना शुरू हो गया था, मकरान के थ्रू यहाँ पे आना शुरू हो गया था, लेकिन जो बेसिकली फाउंडेशन यहाँ पे रखी, बुनियाद रखी गई और बाकायदा यहाँ पे रूल आना शुरू हो गया इस्लाम का सब कॉन्टिनेंट के अंदर, वो आज हम पढ़ेंगे. किसने किया,
कैसे आया, वजूहात क्या थी, आया वो यहाँ पे रूल करने आए थे या किसी और वजह से यहाँ पे आए थे और यहाँ पे रूल करना शुरू हो गए, ये तमाम चीज़ें हम जो हैं आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज हमने इसका स्टार्टिंग जो वो पढ़ेंगे कि अराइवल ऑफ अरब इन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, उसके बाद कि किस तरह से अरब जो हैं वो सब कॉन्टिनेंट में आए, उसके बाद किस तरह से उन्होंने सिंध को फतह किया, कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, और इसके बाद हमने सिंध को फतह करने की वजूहात क्या थी, रीज़न क्या थी, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम दिबल के मकाम पर जो जंग हुई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से राजा दाहिर को शिकस्त हुई है और फिर किस तरह से मुल्तान फतह हुआ है और इस जो फतवात हुई हैं इन फतवात का क्या इफ़ेक्ट हुआ है सब कॉन्टिनेंट के अंदर, ये तमाम चीज़ें आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। बेटा जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो अरब थे वो बेसिकली ट्रेडर के नाम से, जैसे कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका अगर मैं नाम लूँगी तो वो भी एक ट्रेडर थे, ठीक है, और मतलब ट्रेड करते थे। उसके अलावा जो उनकी पहली वाइफ थी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, वो भी ट्रेडर थी, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे और भी हम लोगों ने कि अरब बेसिकली जाने ही ट्रेड के हवाले से जाते हैं कि ट्रेड उनके जो प्रोफेशन है, अरब का बेसिकली जो प्रोफेशन है वो ट्रेड करना है। तो जो बेसिकली यहाँ के अरब जो थे वो ट्रेड करने के लिए डिफरेंट जगहों पे जाते होते थे। इस तरह से बहुत सारे अरब जो थे वो डिफरेंट जगहों पे उन्होंने अपनी सेटलमेंट भी इख्तियार की थी। तो अब हम इधर ज़रा इसके पहले इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे कि द अरब वर ट्रेडर बाय प्रोफेशन, बेसिकली दे यूज टू विजिट डिफरेंट, उनको आदत थी कि मतलब वो इस चीज़ को डिफरेंट ट्रेड करने के लिए डिफरेंट ममालिक में जाते थे। दे कैरीड देयर लगेज बाय बोट, वो बोट्स एंड शिप जो हैं आपको पता है उनको यूज़ करते थे अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए। द अरब हैड एस्टैब्लिश्ड देयर फ्रेंडली रिलेशन विद द पीपल ऑफ देयर, वो जिन जिन जगहों पर ट्रेड करते थे वहाँ पे उन जगहों पे लोगों के साथ उनके बड़े अच्छे रिलेशनशिप होते थे। द अरब हैड आल्सो डिलीवर्ड द मैसेज ऑफ इस्लाम, ना सिर्फ वो तजारत करते थे बल्कि अरब जो थे वो इस्लाम का पैगाम लेके भी दूसरे ममालिक में जाते थे और इस्लाम की बाकायदा से तबलीग भी करते थे और बहुत सारे लोगों को वो है मुसलमान भी करते थे। द मुस्लिम ट्रेडर एड आल्सो सेटल एट द कोस्ट ऑफ श्रीलंका एंड वेस्टर्न इंडिया, द मुस्लिम ट्रेडर जो थे मुस्लिम ट्रेडर वो श्रीलंका और वेस्टर्न इंडिया में जो है वो वहाँ पे सेटल थे। ये तो उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड है। अब मैं आपको बताऊं कि ट्रेड करते थे और ट्रेड की वजह से ही वो सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी आए, साउथ एशिया में भी वो ट्रेड की वजह से आते। जो आपका बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज़ जो आपके सब कॉन्टिनेंट के अंदर आई हैं बेटा जी, जिसमें आपके ब्रिटिशर आए, आपको ये तो पता ही होगा ना कि ब्रिटिशर ने कितना अरसा यहाँ पे मोर देन 90 ईयर्स उन्होंने यहाँ पे हुकूमत की है। तो ब्रिटिशर का यहाँ पे हुकूमत यहाँ पे आना, यहाँ पे आपको जैसे पता है वो तजारत के लिए आए थे, तो वो किस वजह से, बेसिकली अरब भी जो थे वो सब कॉन्टिनेंट से तजारत करते थे, वो यहाँ से सामान लेके यूरोपियन कंट्रीज़ में लेके जाते होते थे। और जब अरब के थ्रू ही यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो सब कॉन्टिनेंट की इम्पोर्टेंस को जो है वो जाने थे और फिर उन्होंने सब कॉन्टिनेंट की तरफ मूव करना शुरू कर दिया था। तो ये इसमें अरब का बहुत ज़्यादा वो है। तो अरब जो थे वो ट्रेड की वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जाते रहते थे। अब हम पढ़ेंगे कि सब कॉन्टिनेंट में सिंध के मकाम पे जंग क्यों हुई, मतलब ये कॉन्क्वेस्ट क्यों हुई थी राजा। अब मैं कुछ चीज़ें क्लियर करूं। अब जो अरब रूलर था वो था, अरब रूलर कौन था, उसका नाम था अजाज बिन यूसुफ, अजाज बिन, ठीक है, अजाज बिन यूसुफ जो था वो वहाँ का रूलर था। अब जो सब कॉन्टिनेंट में सिंध में जो रूलर था, सिंध में जो रूलर था
उसका नाम था राजा दायर। अब मैं रीजंस बताती जाऊँ कि क्या रीज़न थी, क्यों यहाँ पे आने की मोहम्मद बिन कासिम को ज़रूरत पड़ी, कैसे वो हुआ। एक्चुअली ऐसा हुआ था बेटा कि मकरान का जो गवर्नर था जिसका नाम था सईद बिन असलम, मकरान का जो गवर्नर था सईद बिन असलम, उसका मर्डर हो गया था और उसका जो कातिल था वो अजाज बिन यूसुफ के पास उसने पनाह ली हुई थी। सॉरी, जो मकरान का गवर्नर था सईद बिन असलम, उसका मर्डर हो गया था और उसका जो कातिल था जिसने उसको मर्डर किया था वो उसने पनाह ली हुई थी राजा दायर के पास। किसके पास मर्डर ने पनाह ली हुई थी? अच्छा, उसने राजा दायर के पास जो है वो पनाह ली हुई थी। अब अजाज बिन यूसुफ ने राजा दायर को लेटर लिखा और राजा दायर को कहा कि सईद बिन असलम जो कि मकरान का गवर्नर था उसका कातिल तुम्हारे पास पनाह ली हुई है, तो तुम उसे हमारे हवाले कर दो ताकि हम उसको सज़ा दे सकें। तो राजा दायर ने उस कातिल को उनके हवाले करने से मना कर दिया था। एक तो ये रीज़न थी। अब अजाज बिन यूसुफ को पहले ही राजा दायर पे गुस्सा था। अब एक कुछ काफिला आ रहा था जो कि अजाज बिन यूसुफ के लिए कुछ तजारत का सामान और कुछ महंगे तोहफे ताइफ लेके अजाज बिन यूसुफ के पास जा रहा था। देबल के मकाम पे सिंध के कुछ डाकुओं ने उनको क्या कर दिया, लूट लिया। जब उन डाकुओं ने लूट लिया तो राजा दायर ने उस पर किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया। तो वो जो बच्चे, औरतें और वो पूरा काफिले में जो लोग थे उन तमाम लोगों से एक तो दौलत इकट्ठी कर ली, दूसरा उनको कैदी बना लिया अपना। तो जब अजाज बिन यूसुफ ने राजा दायर से कहा कि उन डाकुओं को पकड़ के हमारे हवाले कर दें और हमारे बच्चों औरतों को जो है वो आज़ाद कर दें, तो राजा दायर ने कहा कि यहाँ के डाकू जो हैं वो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। इस बात पे हजाज बिन यूसुफ को राजा दायर पे सख्त गुस्सा आया। एक तो पहले ही उसको बड़ा गुस्सा था जो कि सईद बिन असलम जो कि मकरान का गवर्नर था उसके कातिल को उसने पनाह दी हुई थी। दूसरा, अब ये जो काफिला अजाज बिन यूसुफ के पास आ रहा था जिसमें औरतें, बच्चे और बाकी लोग शामिल थे और वो कुछ कीमती तोहफ़े और कुछ सामान जो हैं वो अजाज बिन यूसुफ के लिए लेके आ रहे थे। दिबल के मकाम पर, दिबल एक कोस्टल एरिया है सिंध के मकाम पे, ठीक है, दिबल सिंध के मकाम पे एक जगह है, उसका नाम है, कोस्टल एरिया है। वहाँ पे कुछ डाकुओं ने उस पूरे काफिले को लूट के उसको कैदी बना लिया अपना। अब राजा दायर को अजाज बिन यूसुफ ने कहा कि उनको आज़ाद कर दो। राजा दायर ने उनको आज़ाद करने से जो है वो उसने कहा कि ये मेरे कंट्रोल से बाहर है, मैं नहीं कर सकता। अब अजाज बिन यूसुफ को गुस्सा आ गया राजा दायर पे, तो उसने अपना भतीजा जो कि उसका सन इन लॉ भी था मोहम्मद बिन कासिम को एक आर्म फोर्सेस के साथ यहाँ पे रवाना किया और इसके ऊपर अटैक करने के लिए कहा। अब दिबल के मकाम पे दोनों फोर्सेस के दरमियान जंग हुई और फिर काफ़ी स्ट्रॉन्ग वार के बाद राजा दायर को शिकस्त का सामना करना पड़ा। राजा दायर को जब शिकस्त का सामना करना पड़ा तो इस तरह से जो अरब हैं वो जो मोहम्मद बिन कासिम है उसने एक इस्लामिक गवर्नमेंट की फाउंडेशन जो है वो सिंध में रख ली। अब सिंध को उसने फतह करके सिंध पे जो है वो उसने हुकूमत करना शुरू कर दी। अब जब सिंध पे हुकूमत करना शुरू कर दी तो आपको पता है कि हमारे जो इस्लामिक प्रिंसिपल हैं वो कितने ज़बरदस्त हैं, कितना वहाँ उनमें डिसिप्लिन है, कितने उसमें इंसाफ, जस्टिस आपको कितना मिलता है, इक्वालिटी का आपको कैसे दर्ज। तो मोहम्मद बिन कासिम ने वो तमाम चीज़ें यहाँ पे कि वहाँ पे पूरी सोसाइटी जो कि डिफरेंट तबकों में बटी हुई थी उनको इक्वालिटी पे लेके आया। उसने मदारिस बनाए, स्कूल बनाए, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट की, लोगों के वेलफेयर के लिए काम किया, तमाम लोगों को इक्वालिटी की बेस पर ट्रीट करना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि जो उनका लोएस्ट तबका था, जो हिंदुइज़्म का शूदर कम्युनिटी जिसे कहा जाता है, वो लोग जोग दर जोग जो है वो मुसलमान आना शुरू हो गए। तो मोहम्मद बिन कासिम के यहाँ आने से बहुत सारे लोग जो है वो इस्लाम उन्होंने कबूल करना शुरू कर दिया और वो मुसलमान हो गए, ठीक है।
फिर जब यहाँ मुल्तान के लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम की इतनी ज़बरदस्त किस्म की गवर्नमेंट देखी तो बाकायदा मोहम्मद बिन कासिम को इनवाइट किया कि वो यहाँ पे आके अटैक करे। वो भी राजा दायर के अंडर ही था, लेकिन उसको रूल उसका भतीजा जो है वो कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि वो यहाँ पे आके रूल करें, अटैक करें, ताकि जो उसका भतीजा नहीं था, इसका कज़न राजा दायर का यहाँ पे मुल्तान में गवर्नमेंट कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे आके अटैक करो ताकि हम मुल्तान में जो लोग हैं वो मोहम्मद बिन कासिम का साथ देंगे। इस तरह से मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान में आया और फिर मुल्तान को फ़तह किया। अब जो इस्लामिक फाउंडेशन जो है उसकी बुनियाद ना सिर्फ सिंध में थी बल्कि मुल्तान के एरियाज़ में भी आ गई। तो अब वहाँ पे बाकायदा से गवर्नमेंट जो है वो स्टार्ट हो गई। अब मैं रीडिंग करूँगी और जैसे जैसे मैं रीडिंग करूँगी आपको ये तमाम चीज़ें जो है वो समझ आती जाएंगी। ठीक है जी बेटा। रीज़न ऑफ इन्वेजन ऑफ सिंध, मैंने आपको दो रीज़न बताई थी, एक सईद बिन असलम वाली स्टोरी और दूसरा जो मैंने आपको बताया था वो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से दीबल के मकाम पे एक काफ़िला लूटा गया था जो कि हज्जाज बिन यूसुफ के मेहमान थे, जिनको यहाँ के सिंध के डाकू ने लूट लिया था और राजा दायर ने किसी भी किस्म की हेल्प करने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से ये हुआ। इन 703 AD द गवर्नर ऑफ मकरान सईद बिन असलम वाज मर्डर। 703 AD में मकरान का गवर्नर जिसका नाम सईद बिन असलम था उसका कत्ल हो गया एंड इज़ मर्डर्ड टू रिफ्यूज विद राजा दायर ऑफ सिंध। और उसका जो कातिल था उसने पनाह ली हुई थी सिंध के राजा के पास। हज्जाज बिन यूसुफ डिमांडेड द हैंड ओवर द मर्डर्ड बट राजा दायर रिजेक्टेड इट। हज्जाज बिन यूसुफ ने डिमांड की कि जो कातिल है उसको मेरे हवाले कर दो, लेकिन राजा दायर ने उसको उसके हवाले करने से इनकार कर दिया। सेकेंडली दूसरी जो वजह रीज़न थी वो ये थी कि आशिफ ऑफ अरब मुस्लिम हु हैड सेटल्ड इन श्रीलंका, अरब मुसलमान जो कि श्रीलंका में सेटल थे, कैरिंग ट्रेड लगेज एंड गिफ्ट फॉर हज्जाज बिन यूसुफ, वो कुछ तजारती सामान और कुछ गिफ्ट हज्जाज बिन यूसुफ के लिए लेके आ रहे थे। When it reached near the coast of Debel, it was plundered by pirates. प्लंडर होता है लूटना, पायरेट्स डाकू ने, कुछ डाकू ने उनको लूट गया। दे इम्प्रिजन द चिल्ड्रन एज वेल एज वुमेन, उनके औरतों और बच्चों समेत उनको क्या कर दिया, अपना कैदी बना लिया। हज्जाज बिन यूसुफ रोट अ लेटर टू राजा दायर टू रिकवर द लगेज फ्रॉम द पायरेट्स। हज्जाज बिन यूसुफ ने राजा दायर को खत लिखा कि वो सामान जो लूटा हुआ है वो उनसे लेके और जो बच्चे और औरतें हैं उनको आज़ाद किया जाए। इन रिस्पॉन्स टू इट राजा दायर रोड द पायरेट्स वर आउट ऑफ हिज कंट्रोल, तो उसके जवाब में राजा दायर ने लिखा कि जो डाकू हैं वो उसके कंट्रोल से बाहर हैं। हज्जाज बिन यूसुफ इन्फ्यूरेटेड एंड इज यंग सन इन लॉ, एंड इस बात पे तैश, हज्जाज बिन यूसुफ इन्फ्यूरेटेड होता है तैश में आ जाना, इस बात पे हज्जाज बिन यूसुफ जो है वो तैश में आ गया और उसने अपने दामाद और जो कि उसका भतीजा था मोहम्मद बिन कासिम को सिंध में भेज दिया कि राजा दायर को उस इन बात ये जो दो वजूहात हैं इनकी सज़ा दी जाए। तो कॉन्क्वेस्ट ऑफ देबल, अब हम इसको डिस्कस करने लगे। कॉन्क्वेस्ट ऑफ देबल को जो है वो हम डिस्कस करने लगे हैं। इन 712 AD में मोहम्मद बिन कासिम रीड देबल, 712 में मोहम्मद बिन कासिम देबल के मुकाम पे पहुंचा मकरान से होते हुए। देबल वॉज फेमस सी पोर्ट ऑफ सिंध नियर कराची, देबल जो था वो एक फेमस सी पोर्ट थी जो कि कराची के करीब थी। हज्जाज बिन यूसुफ रोट अ लेटर टू मोहम्मद बिन कासिम लेट राजा दायर नॉट क्रॉस द रिवर मेहरान सिंध, के राजा दायर जो है वो मेहरान का जो दरिया है उसको क्रॉस ना कर सके। फेस द एनिमी इन एन ओपन एरिया, उसको एक सामने एक जो दुश्मन थे वो एक खुले एरिया में एक दूसरे के सामने आए। कीपिंग इन व्यू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ट्रूप एंड विन द फेवर ऑफ चीफ ऑफ सिंध, मोहम्मद बिन कासिम एक्टेड अपॉन दिस इंस्ट्रक्शन एंड सक्सेसेड इन विनिंग द बैटल। देयर वॉज अ टेम्पल ऑफ हिंदू इन द मिडल ऑफ देबल, देबल के मुकाम पर हिंदुओं का एक टेम्पल था, ठीक है, मंदिर था। ऑन द टॉप फ्लोटेड देयर रेड लैग, जिसके ऊपर जो है वो एक सुर्ख झंडा जो है वो हमेशा लहराता रहता था। इट वॉज द बिलीफ ऑफ द हिंदू, ये हिंदू का बिलीव था कि नॉन कुड हार्म देम टिल द फ्लैग वॉज देयर, कि देबल को उस वक्त तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाता जब तक ये झंडा जो है वो लहराता रहेगा। एज सुन एज द मुस्लिम यूज द
कैटापल्ट स्टोन हिट द फ्लैग, एक मुसलमानों ने क्या किया कि पत्थरों को इस्तेमाल किया और फ्लैग को हिट किया, उससे क्या हुआ कि झंडा नीचे गिर गया। इट डिस्करेज, अब हिंदू को मतलब उनका बिलीव, वो चूंकि इन चीज़ों पे उनका बिलीव है, तो जब उन्हें पहले उन्होंने ये दिमाग में सोचा हुआ था कि जब तक ये लड़ाता रहेगा तो हमें कुछ नहीं, जब वो गिर गया तो उन्होंने मेंटली ये सोच लिया कि अब हम हार गए, तो उन्होंने वैसे ही डिस्करेज हो गए, डिसअपॉइंट हो गए, और इस वजह से वो जो है लड़खड़ा गए और उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। आफ्टर दिस फोर्सेज ऑफ राजास केम आउट ऑफ द फोर्ट एंड स्टार्ट फाइटिंग, द मुस्लिम फॉर्ट बोल्डली इंटर द फोर्ट, कैप्चर द सिटी। राजा दायर फ्लैड अवे, अब फ्लैड अवे हो ना, भाग जाना, मैदान जंग छोड़ के भाग जाना। राजा दायर जो है वो भाग गया फ्रॉम द बैटल फील्ड एंड वाज किल्ड लेटर, और बाद में उसको कत्ल कर दिया गया। द मुस्लिम गॉट फ्रीडम फ्रॉम द प्रिजन ऑफ द पायरेट्स हु वर पनिश, अब जो कि डाकुओं की कैद में जो मुसलमान फंसे हुए थे उनको आज़ाद करवाया। इन 712 सिंध वॉज कॉन्क्रेट कम्प्लीटली, 712 में सिंध को मुकम्मल तौर पर जो है फतह कर लिया। अब कॉन्क्वेस्ट ऑफ मुल्तान, द प्रोविंस ऑफ मुल्तान वाज आल्सो इंक्लूडेड इन द किंगडम ऑफ राजा दायर एट दैट टाइम। अब जो मुल्तान का जो सूबा था उसको भी राजा दायर ने जो है उसी वक्त फतह किया था। इट वाज अ सेंटर ऑफ ट्रेड एंड काउंटेड अमंग स्ट्रॉन्ग फोर्ट। द रूलर ऑफ मुल्तान वाज द सन ऑफ राजा दायर अंकल, मतलब उसका कज़न था, चाचू का बेटा था उसका। हैविंग कॉन्क्रेट सिंध व्हेन मोहम्मद बिन कासिम रीच मुल्तान, सिंध को फतह करने के बाद जब मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान पहुंचा, द राजा फेस द इस्लामिक ट्रूप बट सेव हिज लाइफ बाय एस्केप। मोहम्मद बिन कासिम फाउंड मच वेल्थ एंड ट्रेजर देयर, मोहम्मद बिन कासिम को वहाँ से बहुत माल और दौलत मिला। द मेजर पोर्शन ऑफ द बूटी वाज डिवाइडेड अमंग द सोल्जर, उसने ज़्यादातर जो माल गनीमत था वो वहाँ के सिपाही जो थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और बाकी ऑफ द लेफ्ट वाज सेंट टू हज्जाज बिन यूसुफ एंड इराक, और बाकी जो है वो हज्जाज बिन यूसुफ को जो है वो भेज दिया। द कॉन्क्वेस्ट मेड हज्जाज बिन यूसुफ वेरी हैप्पी, इस फतह ने हज्जाज बिन यूसुफ को जो है वो बहुत ज़्यादा खुश किया। अब इफ़ेक्ट क्या हुआ, ये तमाम तो उसने सिंध को भी फतह कर लिया, उसने मुल्तान को भी फतह कर लिया, उससे उसको बहुत मालो दौलत मिला। अब जो है वो बादशाह या ये दोनों उस पर रूल करने लगा। अब उसने रूल किस तरह से किया उसको हम पढ़ने लगे हैं, जो कि इफ़ेक्ट ऑफ इन्वेजन के क्या असरात हुए, इन फतवात के यहाँ पे क्या असरात हुए उसको हम डिस्कस करने लगे हैं। पीपल ऑफ सिंध वेलकम मोहम्मद बिन कासिम आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, जो सिंध के लोग थे उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम का वेलकम किया। मोहम्मद बिन कासिम इस्टेब्लिश द रूल ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस, मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद बिन कासिम ने इक्वालिटी एंड जस्टिस विच इफेक्ट द इंडियन सोसाइटी वेरी मच। द हिंदूज ऑफ लो कास्ट embrace Islam by the moral influence and the fraternity of Muhammad bin Qasim and his companions. The Muslims opened school and madrasas to give education. Sanskrit book were translated into Arabic after the conquest of Sindh. Many scholars, traders and industrialists settled in Sindh. The Arab trader increased along the coastal area of Balochistan and Sindh. ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे एरियाज़ पे उन्होंने मदरसाज ओपन कर दिए, वहाँ पे डेवलपमेंट्स कर दी, रोड्स कंस्ट्रक्ट की। ठीक है, तो वहाँ के बहुत ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आज हमने पढ़ी चैप्टर नंबर 3, जिसमें फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम इरा इन सब कॉन्टिनेंट हमने पढ़ा, जिसमें हमने बताया कि बेसिकली यहाँ पे फाउंडेशन किसने रखी, मोहम्मद बिन कासिम ने रखी। मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे बेसिकली इस्लाम की वजह से इस्लाम को प्रमोट करने के लिए नहीं आया था, बल्कि यहाँ पे राजा दायर जो कि हज्जाज बिन यूसुफ के साथ 2 दफ़ा धोखा कर चुका था, तो हज्जाज बिन यूसुफ को शिकस्त देने आया था, मतलब उसको सबक सिखाने आया था। और जब हज्जाज बिन यूसुफ को उसने शिकस्त दी, यहाँ पे अपनी हुकूमत कायम की, तो यहाँ के लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम की हुकूमत को बहुत ज़्यादा खुशाइन करार दिया और उसको एक्सेप्ट किया, और जोग तर जोग मुसलमान आना शुरू हो गए। तो ये डेवलपमेंट थी मोहम्मद बिन कासिम की यहाँ पे आने की और इस्लाम के यहाँ स्टार्टिंग पीरियड की। तो ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, जो कि मोहम्मद बिन कासिम, तो जो कि उसके हवाले से था मोहम्मद बिन कासिम के। लेकिन इसी लेक्चर में हमने
अब जो बेसिकली एक ग्रेटेस्ट मुस्लिम रूलर जो हैं महमूद गजनवी, उनको हम डिस्कस करने लगे हैं। अभी हमारे पास टाइम है, उसमें हम आराम से जो है उनको डिस्कस कर लेंगे कि महमूद गजनवी ने जो है यहाँ पे कैसे हुकूमत की। उनको हम कहेंगे द इरा ऑफ सुल्तान महमूद गजनवी, ठीक है, द इरा ऑफ सुल्तान महमूद गजनवी। मोहम्मद बिन कासिम का 712 में था। महमूद गजनवी, अब बाकायदा तौर पे मुस्लिम रूलर यहाँ पे आएंगे, एक के बाद दूसरे को शिकस्त होगी और उसके बाद जो है एक नई फैमिली जो है यहाँ पे रूल करेगी। और ये कितने टाइम पीरियड तक करेगी, ये हम इधर 997 टू 1030 AD इसका जो है ऑलमोस्ट टाइम पीरियड रहा। तो ये तकरीबन 33 ईयर्स जो है वो बनते हैं, जो कि गजनवी टाइम पीरियड यहाँ पे रखा। अच्छा, महमूद गजनवी जो है वो बेसिकली, अब एक बात इधर मैं आपको बताऊं कि आप मुस्लिम इरा के बारे में आप पढ़ने लगे हैं और मुस्लिम इरा में महमूद गजनवी जो कि आपको पता है मकरान के थ्रू जो है यहाँ पे आए थे। लेकिन अब जो आगे हम पढ़ेंगे गजनवी इरा, गौरी इरा, तुगलक इरा, खिलजी इरा, लोधी इरा, इसके अलावा मुग़ल इरा, इन तमाम फाउंडर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इन फाउंडर से रिलेटेड एक बात मैं आपको बताती चली जाऊं कि जो ये बेसिकली फाउंडर यहाँ पे आए हैं, ये हमारे सेंट्रल जो आपके क्या नाम है आपकी साउथ एशियन, सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज़ हैं, सेंट्रल एशियन कंट्री जो कि उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, काज़ाकिस्तान, अज़रबैजान, ये तमाम जो कंट्रीज़ हैं बेसिकली ये इन कंट्रीज से मूव करके हिंदू कश के माउंटेन के थ्रू वो जो है यहाँ पे और काबुल जो पास है वहाँ से गुजरते हुए ये सब कॉन्टिनेंट के अंदर दाखिल हुए। और सब कॉन्टिनेंट आपको पता है हिस्टोरिकली सब कॉन्टिनेंट की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जियोग्राफिकली सब कॉन्टिनेंट वो कॉन्टिनेंट था। अच्छा, एक बच्चे ने मुझसे पूछा था यहाँ पे एक बात कि सब कॉन्टिनेंट क्या होता है, मैंने उसको कमेंट में आंसर दिया था। तो बेटा सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट, अब ये सब का मतलब होता है पार्ट और कॉन्टिनेंट ही होता है कि कॉन्टिनेंट पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट का मतलब होता है कि एक कॉन्टिनेंट है उसका पार्ट है, ठीक है। तो मतलब आपकी ये पूरी वर्ल्ड जो है इसमें मोर देन 15 कॉन्टिनेंट जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट मीन के ये जो आपका साउथ एशिया का सब कॉन्टिनेंट है ये बेसिकली एशिया का पार्ट है, ठीक है। तो डेट्स वाई इट्स कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट, सब पार्ट होता है कॉन्टिनेंट का। तो इस वजह से अब हम सुल्तान महमूद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे कि सुल्तान महमूद गजनवी बेसिकली गजनी में पैदा हुआ है। ये वो एक गजनी के बादशाह का बेटा था, शुरू से ही एक उसको ये तमाम चीज़ें सिखाई गई, उसकी लर्निंग इसी तरह से हुई चूँकि उसकी फैमिली जो थी वो बादशाहियत में थी, तो उसकी लर्निंग उसको वॉरियर स्किल्स जो हैं वो बताई गई, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि सुल्तान महमूद गजनवी वाज बॉर्न इन गजनी, गजनी में पैदा हुआ। ही वाज द सन ऑफ किंग ऑफ गजनी, वो गजनी के बादशाह का बेटा था जिसका नाम था सुब्तगीन। ही असेंडेड द थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, वो जब उसके फादर की डेथ हुई 997 में सुब्तगीन की डेथ हो गई थी, तो उसकी डेथ के बाद उसका ये जो गजनवी था इसने बाकायदा जो है एम्पायर संभाली एट द एज ऑफ 30, जबकि उसकी एज कितनी थी 30 ईयर्स थी। ही वॉज अ वेरी ब्रेव, वो बहुत ज़्यादा बहादुर एंड बहुत ज़्यादा करेजियस किंग था। ही हैड अटेंड स्पेशल, उसको एक स्पेशल किस्म की स्किल्स सिखाई गई थी इन द स्टेट अफेयर एंड मिलिट्री मैटर, मतलब मिलिट्री मैटर के हवाले से उसको स्पेशल स्किल, जंग लड़ने की उसको स्पेशल स्किल, तीर अंदाजी, ये तमाम चीज़ें उसको सिखाई गई थी। ओके, ही स्पेंड 33 ईयर्स इन वार एक्सपेडिशन, वो तकरीबन डिफरेंट जगहों को फतह करता रहा, डिफरेंट जगहों पे अटैक करता रहा, डिफरेंट जगहों को फतह करता रहा। उसने इंडिया में 17 टाइम अटैक किया
और 17 टाइम इंडिया को फतह किया। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है जो इसके हवाले से है। लेकिन ये इंडिया पे रुकता नहीं होता था, फतह करके वापस चला जाता था, जो कि जहाँ पे ये रूल करता था वहाँ पे। एक दफ़ा इसको ये कहने में कि ये जो एक हिंदू का टेम्पल होता था सोमनाथ, वो हिंदू का ये बिलीव था, जैसे कि मैंने एक वो रेड फ्लैग के हवाले से बात की थी कि देवल के मुकाम पे रेड फ्लैग था, तो वो कहते थे जिस दिन ये फ्लैग गिर गया तो मतलब कि हम बर्बाद हो गए। तो वो किसी मुस्लिम ने उसको हिट किया तो फ्लैग नीचे गिर गया पत्थर से, तो उन्होंने वैसे ही हिम्मत हार दी, उन्होंने कहा अब तो हम हार गए। तो मोहम्मद बिन कासिम से इस तरह से हिंदुओं को शिकस्त हुई। इस तरह से इनका एक और टेम्पल था जिसको सोमनाथ बोला जाता है, ठीक है, स्केयर टेम्पल। उसके हवाले से ये बोलते थे कि अगर सोमनाथ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, अगर सोमनाथ को किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो तबाह और बर्बाद हो जाएगा। जब मोहम्मद बिन कासिम को इस हवाले से बात पता चली कि इनका ये बिलीव है, तो वो बाकायदा वहाँ पे सोमनाथ में गया, उसको तोड़ फोड़ के, इनका वो जो सोमनाथ बुत था उसको तोड़ फोड़ के रख दिया उसने। मतलब इनको ये दिखाने की कोशिश की कि अब मेरे क्या बर्बादी होगी। तो इस तरह से वो था। ओके, अब में है कि ही इन्वेडेड इंडिया फॉर 70 इन स्पाइट ऑफ स्मॉल फोर्सेज, ही ऑलवेज यूज टू रिटर्न टू हिज कंट्री आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट। जब वो फतह करता था वो जगह तो दोबारा वापस चला जाता था। सोमनाथ वाज अ फेमस स्केयर टेम्पल ऑफ अ हिंदू रिस्पेक्टफुल स्केयर टेम्पल, मतलब कि वो उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल जगह थे। हिंदू बिलीव डैट, हिंदू का ये मानना था, ही हु वुड अटैक सोमनाथ, जो सोमनाथ पे अटैक करेगा, हिमसेल्फ विल बी एन्यूलेट, कि वो खुद ही बर्बाद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। व्हेन महमूद गजनवी केम टू नो डैट, जब महमूद गजनवी को इस बात का पता चला, ये अटैक सोमनाथ एंड कॉन्क्वेर्ड इट, उसने सोमनाथ को पे अटैक किया और उस जगह को फतह कर लिया। दिस टेम्पल वाज काउंटलेस ट्रेजर, अब उस टेम्पल पे जो है हिंदुओं ने बहुत ज़्यादा अपने ख़जाने, ज्वेलरी, ये इनके जो बुत वगैरह होते थे जो बहुत मोस्ट पॉपुलर, उन पे ये हीरे के जवाहरात और इस तरह के बहुत ज़्यादा जेवरात से उन्होंने लदे हुए होते थे। तो वहाँ से महमूद गजनवी को बहुत ज़्यादा ख़जाना जो है वो मिला। द फिगर ऑफ गॉड्स आर स्टडीड विद द ज्यूल्स ऑफ डायमंड्स, पर्ल्स, गोल्ड एंड सिल्वर, कि वो उस जगह पे सोमनाथ में जो बुत थे वो सारे के सारे बुत जो हैं वो डायमंड से, पर्ल्स से, गोल्ड से और सिल्वर से भरे हुए थे, ठीक है। उसके बाद वेरियस राजाज ऑफ नॉर्दर्न इंडिया एट ग्रेट फोर्सेस केम टू प्रोटेक्ट द टेम्पल, अब जो नॉर्दर्न इंडिया के जो बहुत सारे राजा थे वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आए, लेकिन वो नाकाम रहे। द वर्शिपर ऑफर्ड ह्यूज वेल्थ, अब वर्शिपर ने, अब जब वो उन्होंने मुकाबला किया महमूद गजनवी के साथ तो उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा, वो कामयाब नहीं हो सके। जब उन्होंने देखा कि इसको हम अब शिकस्त नहीं दे सकते, तो उन्होंने जो उसके फॉलोअर थे, इबादत गुजार थे, जो वर्शिपर थे, उन्होंने अब जो है महमूद गजनवी से ये डिमांड की कि हम तुम्हें बहुत, जितनी तुम वेल्थ चाहते हो हम वो उतनी वेल्थ तुम्हें देंगे, लेकिन तुम इस जगह को जो है वो नुकसान ना पहुँचो। तो उसके जवाब में महमूद गजनवी ने कहा था कि मैं जो है मैं ये बुत तोड़ने वालों में से हूँ, मैं बुत बेचने वालों में से नहीं हूँ, ठीक है। तो इसमें उसमें कहा था कि आई एम अ ब्रेकर्स ऑफ आइडल्स, मैं बुत तोड़ने वाले से हूँ, नॉट द सेलर ऑफ आइडल्स, ना कि मैं बुतों को बेचने वालों में से हूँ। After his succession, Sultan Mahmud considered expanded the Ghaznavid kingdom. They also conquered Multan, Turkestan and Central Asia. The Hindu Raja Jaipal attacked Ghazni at the time of Mahmud's succession. Mahmud wanted, अच्छा बेसिकली यहाँ पे आने की वजह क्या थी सब कॉन्टिनेंट में, कि जयपाल ने जो है वो बेसिकली महमूद की जो सल्तनत थी उस पर अटैक किया था। अब राजा महमूद गजनवी ने ये सोच लिया था कि वो हर हाल में जयपाल को इसकी मतलब बदला लेगा, वो उसको इसकी सज़ा देगा। तो डेट्स वाई महमूद वांटेड टू पनिश हिम, देयरफॉर ही इन्वेडेड इन पंजाब, उसने जयपाल पंजाब का राजा था, उसने पंजाब को फतह किया। वायलेंस वार वर फॉट बिटवीन, एक बहुत ही तशद्दुद वाली जो जंग थी वो दोनों फोर्सेस के दरमियान हुई। महमूद गेव अ ह्यूमिलेटिंग डिफीट इन जयपाल आफ्टर द डेथ ऑफ जयपाल इज सन अनंत पॉल along with many Hindus. राजा came with 3 lakhs army to face महमूद but was defeated. उसके बाद उसका बेटा आया अनंत पॉल, उसको भी बहुत ज़्यादा शिकस्त का सामना करना पड़ा, एक बहुत बड़ी आर्म फोर्सेस के साथ आया था। तो उसके साथ ये था महमूद गजनवी का इंडिया के अंदर आना, उसके अटैक करना, उसका यहाँ पे जो उनका
एक स्केट टेम्पल था सोमनाथ, उसको फतह करना। उसके बाद राजा जयपाल का मुकाबला करना, राजा जयपाल के बेटे अनंतपाल का मुकाबला करना। और ये तमाम थी गजनवी की हिस्ट्री। अब हम इसके पढ़ेंगे कि एजुकेशन की डेवलपमेंट के लिए गजनवी पीरियड में क्या हुआ, और ये तमाम चीज़ आर्ट के हवाले से गजनवी पीरियड, एजुकेशन के हवाले से गजनवी पीरियड एक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। वो ज़रा मैं आपको बताती हूँ कि बहुत पॉपुलर एजुकेशनिस्ट जो थे वो हमेशा गजनवी के साथ रहते थे। वो कौन थे, ये अभी हम डिस्कस करने लगे। महमूद गजनवी वाज द लवर ऑफ एजुकेशन एंड आर्ट, वो एजुकेशन से प्यार करता था। ही वर्क रिमार्केबली फॉर द प्रमोशन ऑफ पर्शियन लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज की प्रमोशन के लिए उसने बहुत काम किया। ही इस्टेब्लिश मेनी स्कूल इन गजनी एंड मच पैट्रोनाइज एजुकेशन एंड आर्ट। ही हैड मोर देन 400 पोएट एंड मैन ऑफ लेटर्स इन हिज कोर्ट, अमंग देम फरदौसी, हकीम, बू अली सीना एंड पीपल लाइक अल-बैरूनी। ही मेड अ स्प्लेंडेड लाइब्रेरी इन गजनी, एक बहुत ही शानदार किस्म की जो है लाइब्रेरी गजनी में उसने बनाई। गजनी बिकम अ सेंटर ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेचर, उस टाइम गजनी जो है वो सेंटर ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेचर माना जाता था। दूर दराज से हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट स्कॉलरशिप लेके यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे। सुल्तान वाज इंटरेस्टेड इन मेकिंग ब्यूटीफुल बिल्डिंग, खूबसूरत तामीरात करना भी उसका जो है एक ख्वाब था। ये बिल्ट अ ब्यूटीफुल मॉस्क, उसने गजनी में एक बहुत ही खूबसूरत मॉस्क बनाई। ये ग्रांटेड स्कॉलरशिप टू टीचर एंड स्टूडेंट। सुल्तान आल्सो अपॉइंटेड गाजीज फॉर जस्टिस, उसने इंसाफ के लिए काजी जो है मुकर्रर किए हुए थे हर विलेज, हर कस्बे में। ये आल्सो वाच द स्केल ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, वेट और मेजरमेंट का चेक एंड बैलेंस जो है गजनवी पीरियड में बहुत प्रॉपर तरीके से देखा जाता था। द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्शियन लैंग्वेज इंक्रीज इन द, पर्शियन लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस जो है इसके पीरियड में बहुत ज़्यादा बढ़ी। एंड अरबिक ऑनली बिकम अ रिलीजियस लैंग्वेज, और अरबिक जो है वो रिलीजियस लैंग्वेज बनी। इन दैट एज इस टाइम द स्कॉलर एंड ग्रेट साइंटिस्ट अल-बैरूनी रोड किताबुल हिंद एंड द वर्ल्ड फेमस पोइट फरदौसी रोड शाहनामा। अल-बैरूनी रोड इन किताबुल हिंद अबाउट द वेज ऑफ लाइफ एज वेल एज द कस्टम ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। ये बुक उन्होंने लिखी थी जिसमें उन्होंने इंडिया के लोगों के कस्टम्स, उनके वैल्यूज़, उनके ट्रेडिशन के बारे में जो है उन्होंने लिखा था। तो ये बेटा हमारा था चैप्टर नंबर 3। आई होप कि आपका मैं कंफर्म कर लेती हूँ कि आपका सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है या नहीं, लेकिन आई थिंक मैं मतलब मोस्ट प्रोबेबली कि ये आपका जो सिलेबस कवरिंग था इसके हवाले से रिव्यू हो सकता है और लेक्चर्स में हमारा, लेकिन यहाँ पे हमारा आई थिंक सिलेबस कवर हो गया है। ये नेक्स्ट लेक्चर में ही मैं आपको बताऊंगी कि सिलेबस कवर हो गया या एक आध टॉपिक और हम लोगों ने पढ़ना है। तो ये हमारा 50% सिलेबस था। ये चैप्टर नंबर 3 था जिसमें हमने पढ़ा। इससे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि आप लोगों ने याद करना है, और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 डायरी वर्क आपका है इस लेक्चर के हवाले से। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों क्वेश्चन आपने राइट करने हैं और लर्न करने हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप थ्रू कमेंट, थ्रू कॉल मुझसे पूछ सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे होम। अल्लाह हाफिज़।